बच्चों क्लास 11th केमिस्ट्री में हम लोग सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ठीक है, इस पे बात करने जा रहे हैं। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता क्या है। जैसे सपोज करते हैं कि कोई भी मेटल है, ओके, ये कोई मेटल है, तो जब कोई लाइट इस पे फॉल करता है, जैसे ऐसे लिख दिए, ये लाइट मैं दिखा रहा हूँ कि कोई बीम ऑफ लाइट इस पे फॉल कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलता है। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना हुआ, कहाँ से? मेटल के सरफेस से, ठीक है, मेटल के सरफेस से। कब? जब कोई लाइट इस पर फॉल किया तब। तो ये इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। ये कोई मेटल है, मेटल, ये लाइट कोई फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? द spontaneous emission of electrons, ठीक है, द spontaneous emission of electrons from the metal surface when light of sufficient wavelength falls on it. Is known as photoelectric effect, है ना, is known as photoelectric effect. And the ejected electrons are called photoelectrons, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइट ऑफ सफिशिएंट वेवलेंथ, या इसको हम लोग सफिशिएंट एनर्जी लिख दे तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। वो भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी लिख सकता था मैं यहाँ पे, वेवलेंथ भी लिख सकता था, एनर्जी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियसली, मतलब तुरंत निकलता है ना। कब? जब कोई लाइट इस पे फॉल करता है। तो लाइट जो फॉल करता है, आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे इस पर। तो लाइट जो इस पे फॉल कर रहा है, उस लाइट के पास एक निश्चित अमाउंट ऑफ एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी होना चाहिए, तभी ये चीज़ हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइट फॉल करेगा, उसमें कुछ भी एनर्जी होगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, समझ रहे हैं। तो सफिशिएंट, कुछ एक खास एनर्जी की बात करेंगे, तो उतना एनर्जी कम से कम होना चाहिए, तभी वो लाइट जब फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये जो फेनोमेना है, ये जो फेनोमेनन हम देख रहे हैं यहाँ पे
कि लाइट जब फॉल किया मेटल सरफेस पे और उस पर अगर सफिशिएंट एनर्जी है तो वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये जो फेनोमेना है इसी को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इसे हम लोग क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। क्लियर है ये बात? है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या है। ठीक है, अब जैसे देखिए, ये तो कोई मेटल हम लोग लिख रहे हैं ना, ये क्या है? कोई मेटल है। तो मेटल, मान लीजिए मैं कोई एटम ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ मेटल का। ठीक है, तो मेटल के एटम में इलेक्ट्रॉन्स होता है, न्यूक्लियस होता है सेंटर पे। तो न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो इस दोनों के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सही है, इस दोनों के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जब तक टूटेगा नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकलेगा? निकल पाएगा नहीं। तो इसलिए जो लाइट फॉल किया इस पर एटम मेटल के सरफेस पे, तो मेटल के सरफेस पे फॉल किया यानी किसी एटम पे फॉल किया, तो वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगा तब तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो इसको तोड़ने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो लगेगा। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को हम लोग h न्यू नॉट या फिर फाई ऐसे भी डिनोट करते हैं या फिर w से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या हो गया? जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू ब्रेक द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वर्क फंक्शन। ठीक है, और ये पर्टिकुलर मेटल के लिए ये वैल्यू फिक्स्ड होगा। जैसे मान लेते हैं पोटेशियम है मेटल यहाँ पे, तो उसके लिए इसका कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगा। अगर मान लेते हैं कि सोडियम है तो उसके लिए इसका कुछ वैल्यू होगा, है कि नहीं? इस तरह से। ठीक है, समझ रहे हैं? तो डिफरेंट मेटल्स के लिए इसका वैल्यू डिफरेंट होता है। या फिर अगर हम ये बोलें कि किसी मेटल के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होता है। कोई पर्टिकुलर मेटल है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा इसका, कोई दूसरा मेटल है तो उसके लिए कुछ और वैल्यू होगा लेकिन वो कांस्टेंट होगा उसके लिए। ठीक है, ये वर्क फंक्शन क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इसमें हम लोग ये बात कर सकते हैं the minimum amount of energy required to break the binding force. The minimum amount of energy required to break the binding force between the electron and the nucleus of an atom is known as
is known as work function. Denoted by W or this or this. ठीक है, समझ गए? और ये जो वर्क फंक्शन होता है वो किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए कांस्टेंट वैल्यू होता है ना? वर्क फंक्शन इज कांस्टेंट. ठीक है, वर्क फंक्शन इज कांस्टेंट फॉर a particular metal. किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होता है. समझ गए? तो ये हम लोग को ध्यान रखना है वर्क फंक्शन क्या है. अभी और हम लोग बात करेंगे इस पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे. तो दो बात हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं. एक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है. ठीक है, तो जब लाइट फॉल करता है मेटल के सरफेस पर तो तुरंत कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलता है. ठीक है, इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो यहाँ पर ये जो फेनोमेनन होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है ना, तो कोई भी लाइट फॉल करेगा तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, है ना. उसके लिए मिनिमम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़रूरी है उसमें रहना, लाइट में, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा. ठीक है, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं. और जो लाइट में फ्रीक्वेंसी होगा मिनिमम वैल्यू, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. ठीक है, तो एक और चीज़ समझेंगे यहाँ पे कि जब मेटल के सरफेस पे जब लाइट फॉल किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकलता है. ऐसा नहीं कि कोई मतलब डिले होता है, ऐसा नहीं है. तो कोई टाइम लैग, इसको क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए कोई चीज़ हो रहा है और उसका इफ़ेक्ट थोड़ी देर के बाद अगर हमें दिखता है तो उसमें बोलते हैं कि वो कुछ लैग कर रहा है, मतलब थोड़ा पीछे हो रहा है ना. तो टाइम लैग बोला जाता है उसको. तो इस केस में क्या है, जब लाइट सफिशिएंट एनर्जी का फॉल करेगा मेटल के सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकलेगा, है ना. तो यानी कि कोई टाइम लैग नहीं होता है. ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के बाद निकलेगा, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो देयर इज नो टाइम लैग. देयर इज नो टाइम लैग, है ना. दैट इज देयर इज नो डिले. कोई लेट नहीं होता. देयर इज नो डिले इन टाइम. That is, electrons are emitted. Electrons are emitted spontaneously. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तुरंत बाहर निकलता है, स्पॉन्टेनियसली बाहर निकलता है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. चलिए, अब यहाँ पे एक और वर्ड जरा देख लें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको लोग न्यू नॉट से डिनोट करते हैं, है ना. सो द मिनिमम frequency of light, the minimum frequency of light below which electrons
can't be ejected. The minimum frequency of light below which electrons can't be ejected from the metal surface, है ना? The minimum frequency of light below which electrons can't be ejected from the metal surface is known as threshold frequency. Is known as threshold frequency. If light having frequency less than E naught, then electrons are not ejected. इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल पाएगा, है ना? अगर कोई लाइट है और उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस है, किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेगा. देन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजेक्टेड एंड photoelectric effect does not takes place. And photoelectric effect does not takes place, और photoelectric effect नहीं होगा. ठीक है? अगर ऐसा लाइट फॉल करे जिसमें कि फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, जस्ट बराबर हो, तो क्या होगा? वो बाइंडिंग फोर्स जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो फोर्स तो टूट जाएगा, है ना? लेकिन इलेक्ट्रॉन वहीं पे रह जाएगा, सरफेस पे ही रहेगा. ठीक है? वो बाहर किसी काइनेटिक एनर्जी से नहीं निकलेगा. ठीक है? तो इफ द लाइट having frequency just equal to the threshold frequency, having frequency just equal to the threshold frequency, then light having just equal to threshold frequency, then the binding force between the electron and the nucleus, and the binding force between the electron and the nucleus breaks and electrons remains on the
surface of the metals, है ना। तो इस केस में, इस पैरा में हम लोग ने क्या देखा है अभी कि अगर सपोज कि कोई लाइट फॉल करता है मेटल के सरफेस पे और उसका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड एक्चुअली जब कोई लाइट फॉल कर रहा है मेटल सरफेस पे और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के जस्ट बराबर है, मतलब है ना, जस्ट बराबर है, तो क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है वो तो टूट जाएगा, मगर इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस पे ही रहेगा। फोर्स टूट गया मगर सरफेस पे ही रह जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, मतलब सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, ये कब होगा, जब कोई लाइट फॉल करेगा मेटल के सरफेस पे और उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, तब ये बात होगी, है ना। उसके पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जब कोई लाइट फॉल कर रहा है और उसका फ्रीक्वेंसी लेस है, यहाँ पे हम लोग अभी जब देखे वो जस्ट इक्वल टू था। अभी मैं कह रहा हूँ इसमें जो हम लोग ने देखा वो क्या था कि कोई लाइट फॉल करेगा जिसका फ्रीक्वेंसी कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो उस केस में क्या होगा, वो जो बाइंडिंग फोर्स है वही नहीं टूट पाएगा। वो बाइंडिंग फोर्स जब टूटेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, तो वो सवाल ही नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। जस्ट इक्वल टू है तो वहाँ पे भी क्या होगा, बाइंडिंग फोर्स टूट जाएगा मगर इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस पे ही रहेगा और सरफेस को छोड़ करके बाहर निकल नहीं पाएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो वहाँ भी नहीं हो पाएगा। क्लियर है ये बात, दोनों केस, है ना। और जो मैं तीसरा अभी बोलने जा रहा हूँ उस केस में क्या है, अब जब लाइट ऐसा फॉल करे मेटल के सरफेस पे जिसका फ्रिक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है, तो क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से अगर उसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है इट मीन्स एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े, हम लोग ये पढ़े हैं कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, है ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है ना, तो एच तो कांस्टेंट है। एच जब कांस्टेंट है इसका क्या मतलब हुआ कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। किसी लाइट में जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा इसका मतलब उसका एनर्जी भी उतना ज़्यादा होगा, है कि नहीं। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा एनर्जी भी होगा, सही है बात। ठीक है, तो जब मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ इसका मतलब मैं एनर्जी की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं अगर आपने ऐसा एनालाइज नहीं किया है वहाँ पे, तो कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, तब ना हम लोग बात करते हैं कि E इज इक्वल टू एक कांस्टेंट यहाँ लिख दिए एनर्जी, है ना, E इज इक्वल टू एच न्यू पढ़े थे हम लोग। इसका मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं किसी लाइट का, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होता है दैट मीन्स एनर्जी ज़्यादा होता है, सिंपल, है ना। और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू जैसे है तो एच सी बाई लैम्डा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो ये c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी तो कांस्टेंट वैल्यू होता है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये जब दोनों कांस्टेंट है तो इस तरह से एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, सम कांस्टेंट बाय लैम्डा। इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हुआ, यानी कि वेवलेंथ, है ना। तो ये दो चीज़ों को आपको समझना है, वेवलेंथ और एनर्जी में इन्वर्स रिलेशन होता है और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो आप अगर ये करेंगे, वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो एनर्जी क्या होगा, घटेगा, या वेवलेंथ घटाएंगे तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। चूँकि इन्वर्स रिलेशन था ना, यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब हुआ, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा, सही है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट, ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था उसमें हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग बात जो कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, तो उसमें हम लोगों ने दो केस अभी देखा। अब तीसरा जो मैं पैरा लिख रहा हूँ इसमें आप समझिए कि इफ़ लाइट having frequency
more than the having frequency more than the threshold frequency, ठीक है। if light having frequency more than the threshold frequency, यानी कि लाइट का जो फ्रीक्वेंसी न्यू है वो क्या है, ज़्यादा है, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। देन बाइंडिंग फोर्स ऑफ electron breaks and electrons are ejected from the surface, है ना, and electrons are ejected from the surface of the metal. That is photoelectric effect. That is photoelectric effect takes place, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई लाइट फॉल करेगा और उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा लाइट का वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो टूटेगा ही, और चूंकि एक्स्ट्रा एनर्जी है वहाँ पे, इसलिए क्या होगा, वो उसको जो बाइंडिंग फोर्स तो टूट गया, जैसे हम लोग क्या पढ़े, इस तरह से न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो कोई लाइट अगर फॉल किया और उसमें एनर्जी, फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी है ना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम चीज़ इनटू कर देंगे h प्लैंक्स कांस्टेंट, तो एनर्जी हो जाएगा ना। तो जो एनर्जी हुआ लाइट का और h न्यू नॉट बोलेंगे यानी वर्क फंक्शन, तो जो लाइट फॉल किया उसमें एनर्जी मान लेते हैं कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, बात बराबर है। तो क्या होगा कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस दोनों के बीच में वो तो टूट जाएगा ना तुरंत, और ये टूटेगा, और चूंकि इसका एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे जो एनर्जी इसको तोड़ने में लग रहा है वो क्या लग रहा है, वो तो h न्यू नॉट लग रहा है, और इससे ज़्यादा एनर्जी है इसमें, तो इतना एनर्जी लग जाएगा तोड़ने में, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसमें है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए, तो 3 केसेस हम लोग समझ रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ तो और आसान हो जाएगा समझने में और याद रखने में भी। देखिए, तो हम लोग एक केस क्या पढ़े कि जो ये लाइट का फ्रीक्वेंसी है वो कम है, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, या फिर मैं बोलूँ h न्यू लेस है h न्यू नॉट से, बात तो वही हुआ ना, फ्रीक्वेंसी बस दोनों तरफ प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू किए, तो ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट हो गया, जो लाइट पे फॉल कर रहा है एनर्जी वो, और ये क्या हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन, ठीक है। मैं भी बता रहा हूँ, देखिए है ना। तो अगर ये जैसे कोई एटम है, ठीक है, ये
न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, है ना। और इसमें जो एनर्जी लग रहा है यहाँ पे वो h न्यू नॉट लग रहा है। तो कोई लाइट जो फॉल करेगा इस पर उसका एनर्जी है h न्यू, ठीक है। तो अगर ये एनर्जी कम है इससे, ये कौन सा एनर्जी है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको जो तोड़ने में एनर्जी लगता है उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं या h न्यू नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइट फॉल कर रहा है उसका एनर्जी कम है इससे, तो क्या होगा, ये लाइट जो है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तो तोड़ ही नहीं पाएगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तो वो तोड़ ही नहीं पाएगा, और जब इसको तोड़ ही नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का सवाल ही नहीं है ना। तो इस केस में क्या होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, है ना, ठीक। अगर ये जस्ट इसके बराबर है, या मैं दोनों तरफ प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू कर देता हूं ऐसे, यानी जो लाइट फॉल कर रहा है यहाँ पर, जैसे ऐसे समझ लें, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसको तोड़ने में जो एनर्जी लग रहा है वो ये है। तो जो लाइट फॉल किया यहाँ पर उसका एनर्जी h न्यू है। तो अगर ये एनर्जी जस्ट इसके बराबर है तो क्या होगा कि ये फॉल करेगा और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो तोड़ देगा, तो अट्रैक्टेड नहीं रहेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड नहीं रहेगा बस, लेकिन चूंकि इसका सारा एनर्जी तो लग गया इसी में, इसी को तोड़ने में, अब तो एक्स्ट्रा एनर्जी है नहीं, तो ये क्या होगा, जस्ट ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसी सरफेस पे ही रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। क्योंकि बाहर कोई चीज़ निकलने का क्या मतलब हुआ कि कुछ मूव करेगा, मूव करने का क्या मतलब हुआ, कुछ वेलोसिटी होगा उसमें, और इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास होता ही है। तो यानी कि जब भी कोई चीज़ मूव करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगा, इसका तो सारा एनर्जी लग गया इसी के फोर्स को तोड़ने में, है कि नहीं। तो सारा फोर्स लग गया इसी के, इसके बीच के फोर्स को तोड़ने में, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल नहीं पाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी इसमें बचा ही नहीं है जो उसको काइनेटिक एनर्जी दे सके। तो इसलिए क्या होगा, ये जो बाइंडिंग फोर्स है यहाँ पर, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, वो जो बल है वो टूट जाएगा, लेकिन टूट करके वो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे ही रहेगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि लाइट जो था इंसिडेंट लाइट, उसमें अब और एनर्जी है ही नहीं। समझे बात। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि बाइंडिंग फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, वो जो बाइंडिंग फोर्स है वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन remains on the and electron remains on the surface of metal, और यहीं पर रह जाएगा, यानी कि कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब थर्ड पे आइए। अब यहाँ पे क्या है कि अब अगर ये मान लें कि इसका जो लाइट जो फॉल किया उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, या इसी को मैं एनर्जी के टर्म में अगर बोलूँ तो ये ज़्यादा है किससे, h नॉट से, ठीक है, इस तरह से। तो इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में क्या होगा, ये जैसे न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको तोड़ने में h नॉट लग रहा है, तो जो लाइट इस पे फॉल कर रहा है ना, उसमें एनर्जी है h नॉट,
और एच न्यू ज़्यादा है इससे, तो इसका मतलब इसके बराबर का एनर्जी जो है इसके अंदर वो तो लग जाएगा इस फोर्स को तोड़ने में, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी इसमें बचेगा क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर है ना। तो इसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगा वो क्या करेगा, वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गया, फ्री मतलब क्या, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट चुका है, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचा वो इसको क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। बात समझे, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन ये है, ये बाहर निकल गया, इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो इसका जो एनर्जी है वो कुछ यहाँ यूज़ हुआ, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी इसको मिला। कोई डाउट है, काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं इस केस में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस, ये कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि एच न्यू जो है, एच न्यू इज इक्वल टू कुछ एनर्जी उसका लग गया यहाँ पर, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी था वो क्या किया, उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया, है ना। इसे वर्क फंक्शन भी लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें, मैंने पहले भी बताया हुआ है। एच न्यू वर्क फंक्शन भी लिखा जा सकता है, फाइव भी लिख सकते हैं, सब तरीका है बस। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये तो मैंने लिख ही दिया था वहाँ पे। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, जो भी, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन आपका ये है, ठीक है। अब इससे जो भी निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। तो मैं जैसे एक लिख देता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, एम क्या है यहाँ पे, किसी चीज़ का, कोई भी बॉडी जैसे है, पार्टिकल है, उसका जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम वहाँ पे क्या होता है, उस जो भी चीज़ का आप निकाल रहे हैं उसका मास, है ना। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का निकाल रहे हैं तो मास किसका होगा, काइनेटिक एनर्जी का होगा, ऑब्वियस है। वी स्क्वायर, वी मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किसका, जो भी बॉडी रहता है उसका। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए वेलोसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये जो हाफ एम वी स्क्वायर होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ गए आसानी से। तो ये तीनों केसेस मैंने लिखवाया भी आपको पैर में, और फिर से मैंने उसको एक समराइज्ड फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको आसानी से याद रहे। यहाँ पे फिगर से भी आप आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं कि क्या मैंने बोला है और क्या मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये तो हो ही गई बात यहाँ पर। अब ज़रा सा हम लोग और एक दो चीज़ों पे बात करेंगे इसी टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब इसको ज़रा सा समझें। देखिए इंटेंसिटी, दो वर्ड है यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और एक है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो पहले हम लोग इंटेंसिटी पे बात करते हैं, है ना। यानी कि एक तरह से जैसे हम लोग बोलेंगे इंटेंसिटी, या फिर उसी को हम लोग ब्राइटनेस से भी रिलेट कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर ब्राइटनेस ऑफ लाइट। इसका क्या मतलब हुआ कि
number of beam of lights falling on unit square area of the मेटल। मतलब ये कि जब हम बोलेंगे कि लाइट का इंटेंसिटी या ब्राइटनेस भी कह सकते हैं, जैसे कैसे होता है, डल रेड एक कलर हो गया, ब्राइट रेड एक कलर हो गया। तो डल रेड आप समझ रहे हैं, मतलब फीका सा लाल। ब्राइट रेड बोलेंगे यानी कि एकदम लाल जो एकदम डीप रेड है कि नहीं। तो इंटेंसिटी जो होता है उसको अगर हम लोग ऐसे समझें कि जिस पे भी वो लाइट फॉल कर रहा है उसका एक इकाई एरिया पर कितना वो लाइट का बीम फॉल कर रहा है, गिर रहा है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। यूनिट स्क्वायर एरिया, यूनिट स्क्वायर मतलब क्या, जैसे cm स्क्वायर हो सकता है, 1 cm स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, इस तरह से है ना, क्योंकि एरिया तो स्क्वायर में यूनिट होता है ना उसका, इसलिए तो cm स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है, जो भी है। तो प्रति स्क्वायर एरिया पर जितना बीम ऑफ लाइट फॉल कर रहा है वो इंटेंसिटी हुआ। कम बीम फॉल कर रहा है इसका मतलब उसका इंटेंसिटी कम है, ज़्यादा बीम ऑफ लाइट फॉल कर रहा है इसका मतलब उसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, कम कर रहा है तो कम है, लाइक दिस। कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो इंटेंसिटी या ब्राइटनेस जो होता है लाइट का, उसका ये मतलब हुआ, ठीक है। तो अगर हम इंटेंसिटी, अब इसका अच्छा एक चीज़ और कि पर यूनिट स्क्वायर पे नंबर ऑफ बीम ऑफ लाइट ज़्यादा फॉल कर रहा है, यानी एक बीम ऑफ लाइट की अगर बात करेंगे तो उसका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, है ना। जैसे अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, इसका इस पर मान लीजिए इंटेंसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइट फॉल कर रहा है उसका नंबर ज़्यादा है, मगर इसका एनर्जी h न्यू है, इसका भी एनर्जी वही है h न्यू, इसका भी एनर्जी वही है। तो एनर्जी सारे का सेम है, मगर प्रति इकाई स्क्वायर पर एरिया के ज़्यादा बीम ऑफ लाइट फॉल कर रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ गया। इंटेंसिटी बढ़ने से एनर्जी नहीं बढ़ता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए ये लाइट में जो फॉल किया यहाँ पे और सब में सफिशेंट एनर्जी है ना, यानी कि इस जो भी मेटल है ये, उसका जो वर्क फंक्शन है इससे इन सब का एनर्जी ज़्यादा है, h न्यू ज़्यादा है, सबका तो सेम है एनर्जी। तो ज़्यादा है तो क्या होगा, ये जो लाइट फॉल करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, ये जो फॉल किया ये भी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, ये जो फॉल किया ये भी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा ना, है कि नहीं। तो जब इंटेंसिटी बढ़ता है लाइट का तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो संख्या है वो बढ़ेगा, और चूंकि सबका एनर्जी यहाँ पर सेम है तो सेम नंबर ऑफ बीम ऑफ लाइट का 5 अमाउंट एनर्जी तो यूज़ हो गया फोर्स को तोड़ने में। तो जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो तो सेम होगा ना, क्योंकि यहाँ पे इन सब का जो एनर्जी है वो तो सेम है ना। और ये फाई जो है ये तो कांस्टेंट होता है किसी मेटल के लिए, तो डिफरेंस जो होगा इस दोनों का वही ना काइनेटिक एनर्जी होता है, अभी हम लोग पढ़े, तो डिफरेंस वैल्यू तो सेम आएगा ना, ठीक है। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, when intensity of light increases, है ना, दैट इज क्या हुआ इसका मतलब, number of beam of light falling on unit square area of metal increases
है ना। तो जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जो बीम ऑफ लाइट फॉल कर रहा है पर यूनिट स्क्वायर एरिया पे वो ज़्यादा है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ photo electrons, then the number of photo electrons ejected, जो बाहर निकलेगा उसका जो संख्या होगा, नंबर है ना, वो बढ़ेगा, है कि नहीं। अब इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे 3 फॉल करता, अब यहाँ पे मान लीजिए कि 5 बीम ऑफ लाइट फॉल किया, तो इन सबसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना, क्योंकि तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितना इजेक्ट हुआ, 5। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है, संख्या, वो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जो इन सब का काइनेटिक एनर्जी है, इन सब का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो तो सेम रहेगा ना, ठीक है। संख्या बढ़ गया, 3 से 5 हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो सारे हैं, इन सारे का जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल रिमेन सेम, वो सेम रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो देन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इंक्रीजेस, बट all the photoelectrons will have same energy, है ना, but all the photoelectrons will have same energy। ये आपको ध्यान रखना है, एनर्जी सेम होगा, नंबर ज़्यादा होगा जब हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाएंगे। कोई दिक्कत समझने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या, अच्छा चलिए इसको बाद में एनालाइज कर लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये तो हो गई बात। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा सा कर दूं, ठीक है, इधर हो गया नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इधर क्या है, इंटेंसिटी, ठीक है। तो लाइट का इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हैं तो आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स सेम रह रहा है, मतलब सेम तो नहीं रह रहा है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया कि नहीं, ठीक है। तो इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा। तो हम ग्राफ ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, अगर इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तब ना ग्राफ हमको पॉइंट ऐसे मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी होगा वो सेम रहेगा। तो ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, कर देता हूँ तो सही रहेगा समझने में, विल हैव सेम काइनेटिक, विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये ग्राफ भी आप समझ रहे हैं, इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ता है। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, ठीक है, समझ रहे हैं ठीक से। चलिए अब इसी को मैं थोड़ा सा, अगर ये पूरा आपको याद रखने में मान लीजिए दिक्कत होती है तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ ऐसे, तो आप याद रखेंगे। इंटेंसिटी का मतलब मैं बता चुका हूँ, एकदम ध्यान रखना है। इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है ना, पर यूनिट एरिया पे नंबर ऑफ बीम ऑफ लाइट बढ़ रहा है, वही हुआ इंटेंसिटी। तो जब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या किए, बढ़ाए, तो नंबर ऑफ
फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हुआ, बढ़ा। लाइट के इंटेंसिटी को अब बढ़ाए तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ा, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहा, है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो ये जो है, अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं, इसको मैं अगर थोड़ा सा ग्राफ में समझाना चाहूँ तो कैसे समझा सकता हूँ इसी चीज़ को। देखिए ऐसे ऐसे मैंने प्लॉट कर दिया, है ना, और इधर जो है वो काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, किसका, ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, और इधर जो एक्सेस ले लिए वो हो गया लाइट का इंटेंसिटी। तो आप जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं लाइट का, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट है। तो ग्राफ हम ऐसे कर सकते हैं, नहीं, देखिए इधर से जब ऊपर जा रहे हैं आप तो इंटेंसिटी बढ़ रहा है, मगर मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का कोई पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर है, तो बट जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ऐसे ऐसे पॉइंट मिल रहा है, और सबका वैल्यू क्या है, सेम ही है ना। तो इंटेंसिटी आप बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। इसी ग्राफ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वो तो अपने ऊपर होता है। अगर ये एक्सिस मैंने इंटेंसिटी का लिया, ठीक है, और इधर काइनेटिक एनर्जी है, तो ग्राफ ऐसे मिलेगा, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ भी रहा है फिर भी क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग और कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, ओके।